प्रेजेंस ऑफ माइंड या अलर्ट रहना हमेशा या क्विक रहना, ये सब क्वालिटीज ये खो खो की वजह से आए थे या आपने और भी स्पोर्ट्स स्कूल में खेले थे? तो ऐसा मोमेंट आया सेंचुरी मारने के बाद में आप बैट दिखा रहे हो ऐसा? बहुत बार आया, बहुत सेंचुरीज की मैंने जब मैं बॉम्बे के लिए खेल रही थी। और स्पेशली जब वो फीलिंग क्या होती है जब आप हाफ सेंचुरी मारते हो, जब आप सेंचुरी मारते हो, तब वो जो बैट आप दिखाते हो कि यस योर वॉरियर इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड and knocking and scoring runs, how it is? बच्चों में मुझे ये चेंज लाना है कि टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज अभी के इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है, खतरनाक है। मुझे हमेशा मेरे फादर ने एडवाइस किया है कि जो भी फील्ड आप चूज करते हो ना, आप उसमें 100% दो। और यही मैं यंगस्टर्स को बोलूंगी कि कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो ना, आप 100% देने की कोशिश करो। उसमें कोई डाउट नहीं चाहिए वहां पर कि ये होगा नहीं तो मैं ये करूंगी, ये नहीं होगा तो मैं वो करूंगी। ये डाउट कभी भी माइंड में नहीं होना चाहिए। हाय, welcome to Ball Meets Bold. Yet another episode, yet another celebrity, yet another sports person that we are going to talk with today. Well, आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल है because she is an India cricketer. She had debuted in 2009, played 3 one-day World Cups, 4 T20 World Cups. She's had her own journey. She's had the best of the time in cricket, and she's doing the best what she can do today. ऐसा हम कहते हैं कि एक बार आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, आप कोई भी स्पोर्ट हो, फिर वो क्रिकेट हो, स्विमिंग हो या फिर हॉकी हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, कुछ भी हो, जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। ऐसे ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी आज हम लेकर आ रहे हैं पूनम राउत के साथ। जी हाँ, पूनम राउत जो एक बहुत ही खतरनाक बैटर मानी जाती है, जो हमने देखा भी है उसको खेलने के वक्त। तो आज उनके साथ हम बात करेंगे क्रिकेट, लाइफ अदर देन क्रिकेट, नाउ दैट वी हैव सीन हर even playing cricket and coaching. So we are going to talk with her on a lot of things today, and you are welcome to join this conversation. Yes, this is me, Dipesh Sule, and yet another podcast at the Ball Meets Bold is going to unfold now. आज हम कहाँ आए हैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी हम रूबरू करा दें, because आज Ball Meets Bold आया है Z-Bat क्लिनिक में। ट्रस्ट मी, एक जब आप क्रिकेट से इतने पास में जुड़े हो और आप क्रिकेट को इतना मानते हो या आप अगर क्रिकेट को इतना प्यार करते हो, देन Z-Bat क्लिनिक इज द प्लेस टू बी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज पूनम राउत के साथ, बहुत ही खतरनाक बैटर मानी जाती है, बल्लेबाज मानी जाती है। और जब हम बैट्स की इस दुनिया में बैठे हो, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी सारे बैट्स रखे हैं, चाहे वो इंग्लिश विलो हो, अलग अलग कस्टमाइज बैट्स हो। तो आज का ये पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि बॉल मीट्स बोल्ड में एक अच्छा स्टूडियो आज यहाँ पे हमको मिला है। तो आई होप यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन, एंड यस, पूनम राउत इज द वन whom we are doing the podcast with. सबसे पहले तो वेलकम। काफी वक्त लगा आपको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम तक सोशल मीडिया से आप दूर रही हैं। Poonam, to be very honest, we wanted you to be a part of this podcast, Bald Meets Bold. Bald for obvious reasons, but we want the bold of Poonam Raut today. There may be reasons, आपके अपने reasons हो सकते हैं कि सोशल मीडिया से आप दूर क्यों थी, लेकिन फैंस को आपको सुनना है। फैंस जो आपको बेहद प्यार करते हैं, उनको पूनम राउत की जिंदगी अभी तक या सफर क्रिकेट का अभी तक, वो सब सुनना है। तो इसके लिए हमने आपको कन्विंस किया और थैंक यू सो मच आने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज अच्छा भी लग रहा है बिकॉज Z-Bat क्लिनिक ने इतना अच्छा वेन्यू हमको दिया है ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए। इतने सारे बैट हैं एंड यू आर नोन फॉर योर कि मतलब तोड़ फोड़ करते थे आप। जब मैदान में उतरते थे तो बॉलर्स पे कोई रहम, कोई दया, कोई माया नहीं होती थी, लेकिन यू यूज्ड टू बी लाइक तोड़ फोड़। अपने टिपिकल बम्बईया लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो चाबुक बैटिंग या तोड़ फोड़ बैटिंग, वैसा काफी कुछ फैंस कहते हैं। बट
वो पूनम राउत हमने मैदान में देखी है जो बेझिझक जाती थी और बल्ले से कमाल दिखा के आती थी। आज उनको आपको सुनना है, आपके फैंस को आपको सुनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आज बैट क्लिनिक में बैठे हैं, जेड बैट क्लिनिक में बैठे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरे को आता है कि कितने बैट आपने तोड़े हैं? थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली ज्यादा बैट्स नहीं टूटे अभी तक, लेकिन यस बॉयज में जब खेलती थी तभी काफी बैट्स, लाइक एक दो बैट टूटे होंगे, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिस करते गई, लाइक टाइमिंग अच्छा होते गया और आई वाज अ वेरी गुड टाइमर ऑफ द बॉल सिंस चाइल्डहुड। सो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिकली आई एम टॉप ऑर्डर बैटर, तो हमेशा हमें अच्छा लगता है कि टाइम करे अच्छे से बॉल को। तो इतना कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे कि बैट टूटा। हाँ, अगर एक आध बैट खराब निकला कहीं तो टूटा होगा शायद, लेकिन मोस्ट ओकेशन पे मेरे बैट ने मुझे हमेशा साथ दिया, क्योंकि मैंने संभाला भी उतना अच्छा, केयरिंग मेरा किट। तो वो एक गहना होता है ना कि yes. मतलब एक प्रेशियस चीज होती है जिसको आप हमेशा संभाल के रखते हैं। राइट। मुझे जब मेरे पापा ने पहला बैट दिया था ना, मैंने ऑलमोस्ट वो 5 साल यूज किया। वाओ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास खुद का किट रहेगा, क्योंकि बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, और मैंने पापा को जब बोला था कि मुझे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेट एकेडमी में जाना है। बट वो शुरुआत कैसे हुई थी? बिकॉज क्रिकेटर बनना है, आई मीन विमेन्स क्रिकेट तभी आई डोंट थिंक सो तभी इतना ज्यादा डेवलप था, बिकॉज अगेन उसमें एक कनेक्शन भी आ जाता है। 14 अक्टूबर 1989 इज योर बर्थ डेट। फिर जब आप 14 इयर्स की थी तभी आपने पहला आपका रणजी का सफर शुरू हुआ। तो ये नंबर 14 के साथ जो एक चाल की जिंदगी आपने जी है, जैसा कहा था कि जब आप लोअर मिडिल क्लास होते हो आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती, बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड और जो भी है। आई मीन ये सारी चीजें आज शायद वो माँ बाप दिल बी वेरी प्राउड, बट वो जो टाइम होता है वो एक खास मेमोरी होता है। सो इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट connection of number 14 and the first bat or the first time you felt that no, अगर मैं कुछ मेरे करियर में करूंगी तो मैं क्रिकेट खेलूंगी, ये मोमेंट कब आया? ऑब्वियसली जब घर में मैचेस देखते थे हम बैठ के, और इंडिया पाकिस्तान स्पेशली रहता था, शारजा कप रहता था, तो बहुत एंथुजियाज्म होता था घर में, और आई थिंक पूरी इंडिया में रहता था वो। Absolutely. सो सब लोग बैठ के देखते थे और मैं भी उनके साथ देखती थी। मेरे पापा को बहुत क्रिकेट पसंद था, तो तभी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वो बहुत प्राइम फॉर्म में थे। ये तो 3 आइकन्स, मतलब the legends of cricket. वीरेंद्र सहवाग। Absolutely. सो उनको देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिला तभी, और मैंने क्रिकेट जस्ट भाई को बोला कि जस्ट देखते कनेक्ट कर सकती हूँ कि नहीं बॉल। अच्छा। तो बाहर जाके जस्ट रबर बॉल से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, और आई हैड दैट टैलेंट आल्सो। आई वाज कनेक्टिंग वेल, सो आई थॉट आई कैन प्ले दिस स्पोर्ट। सो दूसरे दिन से हम स्टार्ट हो गए, रोज क्रिकेट खेलते थे बाहर जाके। वो ही टाइम था जब यू रियलाइज कि आपके पास गिफ्ट ऑफ टाइमिंग है। यस, आई रियलाइज दैट आई कैन प्ले दिस स्पोर्ट। और तभी मैंने पापा को बोला कि मैं जब गली क्रिकेट या फिर रस्से पे तभी ज्यादा खेलते थे, ग्राउंड पे जाके खेलते थे, खुले मैदान में जाके, तभी मैंने कुछ लड़कों को देखा था वो व्हाइट ड्रेस में जाके प्रैक्टिस करते एकेडमी में। तो तभी मुझे थोड़ा आइडिया है कि अगर मैं जाकर सीखूंगी थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में तो मैं और बेहतर खेल सकती हूँ। तो वैसे ही मैंने समर कैंप में मेरे पापा को बोला कि मुझे क्रिकेट एकेडमी में डालो, और तभी मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मुझे बस क्रिकेट खेलना था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो क्रिकेट खेलने के लिए किट लगता है, बैट लगता है, वो सारी चीजें लगती है, वो तो मेरे ध्यान में ही नहीं था। मुझे लगा मैं एकेडमी में जाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया एडमिशन का और सब जाने का, क्रिकेट एकेडमी में जाने का डिसाइड किया। तो वेरी नेक्स्ट डे मेरे पापा ने पूरा किट मुझे ला कर दिया, और मैंने वो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास खुद का किट होगा। नहीं, उसका भी एक किस्सा है। हमने कहीं पे पढ़ा था कि आपके पिताजी ये ड्राइवर थे। हाँ। और
एक कोई अमेरिकन उनके साहब थे, उन्होंने कुछ 10,000 रुपीज तभी दिए थे, राइट। और वहां से आपका फर्स्ट किट आया, तो वो कहानी सभी को सुननी है। वो तो मुझे पता ही नहीं था, वो 2017 वर्ल्ड कप के बाद मुझे पता चला, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। और तब तक मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया कि मतलब उन्होंने ऐसे पैसे दिए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डैड ने ही मुझे सब कुछ, लाइक मुझे बहुत रिस्पेक्ट, वो प्यार है। यस, वो प्यार था। प्यार है। जब भी उन्होंने वो लाके दिया ना, तो मेरा मतलब मोटिवेशन और बढ़ गया। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं अभी ये स्पोर्ट छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं टीवी पे देखती थी वो आज मेरे पास है और मुझे छोड़ना नहीं। तो वो फर्स्ट बैट जब मुझे मिला था, मेरे हक का बैट था, वो मैंने 4-5 साल यूज किया। और सेम बैट V100 का, सेम वो जैक कैलिस और वो सब खेलते थे उस बैट से, और वो बैट मेरे पास था। तो मैं बहुत संभाल के रखती थी मेरा किट। जब भी प्रैक्टिस जाती थी, प्रैक्टिस से आने के बाद सुबह थोड़ा ड्यू रहता है नेट्स में, तो चिक्कड़ लगता था, थोड़ा मड लगता था पैड्स में, ग्लव्स में, बैट में। तो मैं हमेशा लाती थी, वापस घर पे आती थी, मैं पूरा क्लीन करके उसको ड्राई करने के लिए रखती थी। और ऐसे कर करके मैंने उस 4-5 साल मैंने वही किट यूज किया। एक्चुअली वही होता है ना, इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी, बिकॉज पापा को कहीं से पैसे मिले और सबसे पहले चीज उन्होंने सोचा कि मैं मेरे बेटी को क्या गिफ्ट कर सकता हूँ, या क्या ऐसा कुछ दे सकता हूँ जहां से एक सफर शुरू हो जाए, और वो सफर इंटरनेशनल क्रिकेट तक गया। और यही होता है वो साइलेंट सैक्रिफाइसेस जो एक पिता कर सकता है, या अपने पेरेंट्स करते हैं, या पिता या माँ जो भी कर सकती है, दैट इज मोर स्पेशल एंड इंस्पायरिंग। एंड आई थिंक इट इज बेसिकली दैट द अनदर थिंग ऑफ दिस स्टोरी इज, उन्होंने तभी बताया नहीं आपको। यस, और वो काफी साल के बाद उन्होंने बताया। एग्जैक्टली, और वो भी मुझे इंटरव्यू में पता चला, जब वो बात कर रहे थे मेरे पीछे से। मैंने जब इंटरव्यू देखा तभी मुझे पता चला। लेकिन ऑनेस्टली उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए, फैमिली के लिए। और जब भी पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको बस खेलना है और उनको रिटर्न में देना है। उनका विश्वास जो उन्होंने हमारे ऊपर जताया है, वो हमें उनको रिटर्न करना है। सो दैट्स वाज द ओनली थिंग। एंड क्रिकेट, लाइक आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि आई एम स्ट्रगलिंग, और इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कीप अप विथ बॉयज स्ट्रेंथ व्हाइल प्लेइंग, और उनके साथ कॉम्पीट करना। और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि डिफिकल्ट लगा नहीं, क्योंकि काफी जब भी हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं या पॉडकास्ट आपके साथ करने वाले हैं, तभी हमने काफी रिसर्च शुरू किया, मैंने और मेरे टीम ने। तो काफी वीडियोस भी देखे। इनफैक्ट योर रोल मॉडल वाज सचिन तेंदुलकर सर। तो वो कहीं ना कहीं हमको वो कवर ड्राइव्स में थोड़ा थोड़ा वो झलक दिखा कि जिस तरीके से सचिन सर खुद को पूरा स्ट्रेच करते थे कवर ड्राइव मारने के लिए, या वो शॉट्स में वो कहीं ना कहीं वो झलक दिख रही थी कि ये हम आपको बैटिंग करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सचिन सर की झलक आपके बैटिंग में भी दिखती है। I'll take it as a compliment, but he's a very big player. Absolutely, it is. उनको देखकर ही तो बड़े हुए हैं, उनको लाइक खेलते हुए देखना और उनसे सीखना, मतलब वैसे ही बड़े हुए। और हमेशा कंट्री के लिए खेलना हमेशा ड्रीम था मेरा। सो मुझे सिर्फ ये मतलब ऐसे ही खेलना नहीं था। आई वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट इट। आई वोंट से कि पैशन, और लाइक आई वॉज ऑब्सेस्ड। हमेशा मुझे ना बेटर होने की कोशिश चलती थी मेरी, कि मैं आज कैसे बेटर कर सकती हूँ, आज मैं कैसे बेटर बन सकती हूँ, और मैं अच्छे से कैसे ये शॉट खेल सकती हूँ। सो हमेशा मेरी एक कोशिश रहती थी नेट्स में। और एक फन की बात बताऊंगी, हमारे नेट सुबह 7 बजे स्टार्ट होते थे, और हमारे कोच थोड़े लेट पहुंचते थे, हमारे सर 7:45 को पहुंचते थे। लेकिन मैं सबसे पहले ग्राउंड पे होती थी 6:30 को। लेकिन वहां पे ऐसा था कि जो पहले आएगा उसको पहले बैटिंग मिलती थी। तो मैंने उनको बोला, कुछ दिन मुझे पहले बैटिंग मिल गई, लेकिन मैंने फिर उनको बताया कि मुझे ना पहले बैटिंग मत देना, क्योंकि सर बहुत लेट आते हैं तो वो देख नहीं पाते मेरी बैटिंग। तो मुझे कैसे पता चलेगा ना कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ क्या नहीं। एग्जाम के पेपर तो आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? करेक्ट, मुझे नहीं समझता था कि मैं सही खेल रही हूँ कि नहीं। मुझे कोई तो चाहिए बताने वाला। तो सर तो लेट आते हैं, तो मुझे एक काम करना, जब सर आएंगे ना तभी मुझे बैटिंग को भेजना। और तभी उन्होंने वैसा किया।
जो नेट इंचार्ज होते थे वो करते थे, और तब से फिर वो कोशिशें जारी रहती थी कि सर आएंगे, देखेंगे, आज कुछ बताएंगे मुझे कि आज ऐसा करना है। ये एक्चुअली हर क्रिकेटर में मैंने देखा है कि अगर सिलेक्टर देख रहा है तभी जोर जोर से मारो, सिलेक्टर के तरफ मारो। या इस बार आपने कोच का वो एग्जांपल हमको बताया कि कोच आने के बाद देखने तो मैं बैटिंग कर क्या रही हूँ, बट ये काफी क्रिकेटर्स के साथ देखा है। बट डू यू रियली मिस टुडे, प्रभा देवी के चाल में आप रहती थी, तो वो जो पुरानी यादें होती है दैट इज गोल्ड। यस। तो वो चाल लाइफ अभी भी मिस करते हो? ऑनेस्टली उतना मिस नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वहां पे रहती थी, तो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए वीकेंड्स पे चली जाती थी। लेकिन उस टाइम पे मैं क्रिकेट के लिए उतना सीरियस नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, और मेरा क्रिकेट एक्चुअली बोरीवली में स्टार्ट हुआ था। ओके। प्रभा देवी में आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, एंड तब तक हम लोग वहां पे थे। एक्चुअल क्रिकेट स्टार्ट बोरीवली में हुआ, बिकॉज लत तो वहां से लग गई थी देख देख के टीवी पर, लेकिन एक्चुअल एकेडमी मेरा बोरीवली में सर के पास, गायतोंडे सर के पास स्टार्ट हो गया था प्रैक्टिस। बट फर्स्ट टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि व्हाट वाज द एज? आई वाज 10 year old when you decided you want to play full fledged cricket? Yes. मतलब अगर कुछ होगा तो मेरे लाइफ में क्रिकेट ही होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। Yes, क्रिकेट के बिना कुछ और सोचा ही नहीं मैंने। I don't know, but मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे क्रिकेट ही खेलना था, क्योंकि स्कूल में मैं खो खो खेलती थी स्कूल के लिए, और बहुत अच्छा खेलती थी, तो वहां पर भी मुझे सजेशंस मिलते थे कि एडवाइस करते थे वहां के सर कि तू खो खो एकेडमी ज्वाइन कर, तू आराम से महाराष्ट्र खेल लेगी, ये वो। बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, गलती से ये ना हो जाए कि मैं खो खो प्लेयर बन गई। तो मतलब तभी मैंने उनको ऐसे ना नहीं बोला, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं स्कूल तक ही खेलूंगी शायद खो खो, और उनको नहीं बताया था कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। प्रभा देवी से पास का कोई रेलवे स्टेशन है तो वो दादर है। हाँ। तो दादर में आपने ट्रेन पकड़ी, वो ट्रेन सीधे लैंड हो गई बोरिवली में शिव सेवा स्पोर्ट्स क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गायतोंडे सर के पास, शिव सेवा क्रिकेट क्लब। सो वहां पे भी आपके पिताजी आपको लेकर गए थे, और वहां से वो जर्नी शुरू हुई क्रिकेट की। गायतोंडे सर के साथ भी हमने एक पॉडकास्ट किया था, और तभी मैंने आपके बारे में पूछा था कि जब भी आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हुआ, तब ऑब्वियसली आई मीन योर फर्स्ट कोच गायतोंडे सर, एंड गायतोंडे सर को हमने पूछा कि गुरु और शिष्य का नाता कैसे था, और फर्स्ट टाइम जब आप पूनम को मिले तो वो कैसी थी, व्हाई डिड यू फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि पूनम में कुछ है, कि वो आगे तक जाके खेल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था मुझे कि जब भी आपको उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, तभी बिकॉज आप खो खो खेलती थी, तो आप काफी फास्ट थी, आप काफी फ्लेक्सिबल थी, और आप काफी अजाइल थी। करेक्ट। तो वो जो क्विकनेस, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, या अलर्ट रहना हमेशा, या क्विक रहना, ये सब क्वालिटीज ये खो खो की वजह से आए थे, या आपने और भी स्पोर्ट्स स्कूल में खेले थे? आई थिंक खो खो के वजह से ही आया था वो सब। क्योंकि स्कूल में खो खो खेलती थी, फिर सुबह जाके क्रिकेट होता था, सुबह का टाइम 2 घंटे क्रिकेट, फिर शाम में वापस जब दोपहर में स्कूल में जाते थे तो फर्स्ट 2 पीरियड, लास्ट 2 पीरियड्स खो खो। तो हमेशा मैं खेल एथलेटिक्स में ही आगे रहती थी, और स्पेशली हमारे फिटनेस कैंप भी होते थे एकेडमी में, तो उस फिटनेस में भी मैंने काफी कुछ डेवलप किया, फिजिकली बहुत डेवलपमेंट हुई वहां पर। तो क्रिकेट का फिटनेस मुझे खो खो में हेल्प करता था, और खो खो का फिटनेस मुझे क्रिकेट में हेल्प करता था। तो वहां के लड़कियों को नहीं पता चलता था कि ये सडनली क्विक कैसे होगी, राइट। क्योंकि वहां पर जाके अलग से वर्क होता था हमारा, क्योंकि वो हेवी वर्क रहता था क्रिकेट में। नहीं, वही होता है ना कि खो खो में आप अगर कोई आपको खो देता है तो सबसे पहले तो आपको अलर्ट रहना है कि आपको खो कौन दे रहा है। यस। सेकेंडली आपको तेजी से भागना है, और आप बैठे होते हो खो खो में, तो आपको उठना है, तो वो उठना, बैठना, भागना, ये सब जिगजैग भागना पड़ता है। एग्जैक्टली, जिगजैग भागना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें, तो खो खो एक्चुअली वाज द कोर फॉर योर फिटनेस। करेक्ट। और हमेशा सेकंड स्पोर्ट होना बहुत जरूरी है, वो बहुत हेल्प करता है आपको। अगर आपको क्रिकेट खेलना है और उसके साथ अगर आप कोई जैसे फुटबॉल हो गया, या फिर जिसमें रनिंग का काम है बहुत, हॉकी हो गया, तो ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं ना तो काफी हेल्प मिलती है आपको, क्योंकि उसमें फिटनेस बहुत इम्प्रूव होता है,
और क्रिकेट ऐसा गेम है कि उसमें आपको रनिंग ही करनी है ज्यादा। Right. उसमें रनिंग ही होती है। हाँ, रनिंग बिटवीन द Yes. विकेट्स, आप फील्डिंग कर रहे हो तो आप जितना Yeah. रन फील्डिंग में बचा सकते हो Yes. उतना ही फिर बाद में जब आप बैटिंग करते हो तो ऑब्वियसली Yeah. एक को 2 में कन्वर्ट करना है, Yes. 2 को 3 में कन्वर्ट और करना। स्किल पार्ट इज डिफरेंट, क्योंकि स्किल पार्ट है और उसमें आपको भागना है, तो इट हेल्प्स यू यू नो व्हेन यू प्ले अदर स्पोर्ट। तो वैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, लाइक मुझे बहुत हेल्प किया जब मैं खो खो खेलती थी, तो बहुत हेल्प किया। और सर ने भी बोला था मेरे पापा को कि उसका खो खो स्टॉप मत करना, उसको खेलने दो स्कूल में। राइट। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। बट देन टेल अस समथिंग अबाउट गायतोंडे सर। To be very honest, I have huge respect for him because जब मैं उनके एकेडमी में गई थी, I was the only girl to play क्रिकेट इन हिज एकेडमी, बिकॉज कोई भी लड़की आसपास में नहीं दिखती थी कोई क्रिकेट खेल रहा है, या फिर यू नो मुझे तो पहले मैं नर्वस थी कि वो मुझे लेंगे कि नहीं, पहले तो यू नो एक अकेली लड़की सब लड़कों में खेलेगी कैसे, वो क्वेश्चन मार्क हमेशा पहला रहता है। सो मुझे वही लगा था, लेकिन उन्होंने जब मेरा टैलेंट देखा और उन्होंने मुझे यू नो परमिशन दी कि यू कम फ्रॉम ट्यूसडे, यू कंटिन्यू नाउ। ओके। सो तभी मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। लाइक उनके लिए उन्होंने मुझे एक डॉटर की तरह संभाला है। कभी यू नो उन्होंने अभी तक मुझे डांटा नहीं। अगर मैंने कहीं गलती से भी गलती की होगी या फिर ऐसे होता है ना कि बट वो डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे? नहीं, उन्होंने कभी बचपन में भी कभी, मुझे याद भी नहीं कि उन्होंने मुझे कभी डांटा, तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुए कभी। ओके। तो दैट वाज द थिंग कि यू नो वो विश्वास उनका हमारे ऊपर और हमारा उनके ऊपर जो विश्वास जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुआ, सो दैट इज ऑसम। लाइक जर्नी उनके साथ बहुत काफी इंटरेस्टिंग रही। और स्पेशली यू नो ही इज नॉट ओनली अ कोच बट ही टेक केयर ऑफ यू एज अ पेरेंट। आपके माइंडसेट आपका कैसे चल रहा है, हाउ डू यू फील, वो भी बहुत जरूरी है एक कोच को यू नो देखना। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किल वर्क, आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर प्लेयर किसी चीज से जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम से जा रहा है, तो ही वॉज क्वाइट ओपन एंड वी यूज टू शेयर एवरीथिंग विथ हिम। तो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। सो ही इज क्वाइट ओपन, सो हम लोग अच्छे से शेयर कर सकते हैं क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो इसलिए यू नो आई एम वेरी लकी टू हैव हिम एक्चुअली। इनफैक्ट हमने ये भी कुछ किस्सा सुना था कि 12 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे कोई ट्रायल था, वो एमसीए का ट्रायल था या अंडर 14 का था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। अंडर 14 का ट्रायल था। आप 12 साल के थे। yes. और तभी आपको एक ट्रायल के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो किसी को पता नहीं था कि वो बॉयज का ट्रायल था, और वो सब बॉयज में आप ही एक यू नो आप एक लड़की थी जिन्होंने बॉयज के साथ बॉयज को टक्कर दे दी वहां पर भी। और इनफैक्ट आई थिंक अनिल मुजुमदार सर थे, वो भी सरप्राइज थे। वो किस्सा अगर आप बता दे तो। यस, मुझे मतलब सर ने बोला था कि आज सिलेक्शन है, तू आजा करके, और मैंने सिलेक्शन है तो मुझे सिलेक्ट ही होना है, उस हिसाब से ही मैं गई थी। ओके। और 3 दिन ट्रायल्स चल रहे थे, तो मैंने एक ट्रायल करके पास किया, एक राउंड करके। और उनको भी नहीं पता चला कि लड़की खेल रही है। राइट। जब मैं 3rd ट्रायल में सिलेक्ट हो गई तब उनको पता चला, उन्होंने नाम पूछा मुझे, तब उनको पता चला कि मैं लड़की हूँ, और तभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि अरे लड़कियों का सिलेक्शन नहीं है। एंड आई सडनली स्टार्टेड क्राइंग कि नहीं, ऐसा कैसा करके, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो दिल से खेली हूँ, मेरे को सिलेक्ट करो आप। मुझे खेलना है इन लड़कों में, क्योंकि यू नो जो अच्छे होते हैं ना प्लेयर्स, वो सिलेक्ट होते हैं, और उनमें खेलना इट वाज मोर चैलेंजिंग, तो वो मुझे चाहिए था। तो सर ने बुलाया मुझे और थोड़ा कंसोल किया। उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली सिलेक्शन लड़कों का है, तुझे मैं लड़कियों में भेजूंगा, तो यू वेट फॉर इट, वेट फॉर द राइट चांस। यस, वेट फॉर योर राइट अपॉर्चुनिटी। यस, एक्चुअली उनको देखना था कि ये जानते हैं कि नहीं कि लड़की खेल रही है, लड़का खेल रहा है। वाओ। सो वो थोड़ा सा शॉक हो गए कि अरे ये लड़की खेल रही है। ये कमाल गायतोंडे सर ही कर सकते हैं। किसी ने कुछ सोचा नहीं, वो गायतोंडे सर कर सकते हैं। वो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मुझे मैं देखना चाहता था कि वो जानता है कि नहीं। तो जब ये सब हो रहा था, हर क्रिकेटर के लिए एक जो बड़ा कॉल आता है कि हेलो
Poonam Raut, you have been selected to represent our country, India. When that call happened, debut का call कब आया या? Actually, it was 2008-9 season. Okay. Like I was scoring so heavily, like 3 years consecutively, and suddenly I got a call from BCCI, and that was a time like it was dream come true for me. And आप तब घर पे थे? No, I या was आप not बाहर? at home. I was not at home. Okay. I was in Baroda, and I was reaching Mumbai. Okay. I was in journey, and suddenly I got a call before leaving for Mumbai, and I got to know that I have selected. And तभी बहुत अच्छा लगा था, like एक जो ड्रीम था मेरा वो पूरा होने वाला था. So it was like it feels good ना, like तुम लोग इतना you strive hard for 10 years, 12 years for it, and it took time. Okay. It took almost 10 years for me since I started cricket when I was 10-year-old, and when I debuted for India, I was 20-year-old. Okay. It took time, but it was worth. That journey was awesome for me. Because you said that कि जब आप 14 साल की थी तभी रणजी का सफर शुरू हुआ था, तो वैसा अगर देखा जाए तो रणजी क्रिकेट शुरू करने के बाद you played for Maharashtra, from there 6 years for that call. तो ये 6 सालों में ऐसा मोमेंट कब आया कि होता है ना कि यार मेरा बड़ा ब्रेक कब आएगा, या ऐसा था कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे थे और टाइम और लक आपने भगवान पे छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. I was playing for Mumbai, and that time women cricket association was there. So बहुत कम exposure था women के लिए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि क्रिकेट इतना पसंद था कि क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर क्या है, करियर क्या है, इसमें कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं थी, बस क्रिकेट खेलना है यही दिमाग में था. और 2006 में जब बीसीसीआई मर्ज हुआ विमेन क्रिकेट, तभी एक्चुअली फैसिलिटीज मिलने लग गई, अच्छा हॉस्पिटैलिटी हमें मिला, मैचेस मिलने लग गए, अच्छे ग्राउंड्स में, अच्छे स्टेडियम्स में मैचेस मिलने लग गए, और होटल्स में रहने लग गए हम लोग. सो इतने सारे चेंजेस आते गए धीरे धीरे, कभी ऐसे लगा नहीं कि इट्स स्ट्रगलिंग फॉर मी. क्योंकि फर्स्ट टाइम वानखेड़े में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? Wankhede Stadium, it's like the dream, Yes. Maidan, It was or you can dream, say yeah. the stadium to play Yes. cricket. What was that It match? was my dream, and I was playing for Mumbai, Okay. and I was playing against Gujarat or some like Baroda. I scored 100 also there. Wow. So it was like dream come true, because I used to watch that stadium on TV, and then you suddenly get to play there. So it's like हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें यूनिवर्सली हम अट्रैक्ट करते जाते हैं जब हम पॉजिटिव रहते एक चीज को लेके. So ऐसा मोमेंट आया सेंचुरी मारने के बाद में आप बैट दिखा रहे हो ऐसा? बहुत बार आया, बहुत सेंचुरीज की मैंने जब मैं बॉम्बे के लिए खेल रही थी, और स्पेशली जब वो फीलिंग क्या होती है जब आप हाफ सेंचुरी मारते हो, जब आप सेंचुरी मारते हो, तब वो जो बैट आप दिखाते हो कि yes, your warrior is standing in the middle of the ground and knocking and scoring runs, how it is? It actually gives you satisfaction, because आपका मेहनत जो होता है तभी एक्चुअली आपको अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की है पीछे, और वो रंग लाती है जब भी ग्राउंड पे, तो वही एक सेटिस्फैक्शन होता है, और तभी वहां से और मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है. व्हेन आई वाज 16-17 ईयर ओल्ड, मैंने खुद से हैबिट लगाई थी कि अगर ग्राउंड पे जाते हो बैटिंग के लिए तो 100 के बिना बाहर नहीं आना है. ओके. तो हर एक मैच में टारगेट रहता था कि 100 मारना ही है आज, 100 के बिना बाहर नहीं आना है, क्योंकि मेरे डैड हमेशा बैक ऑफ द माइंड डालते रहते थे जब भी मैं घर से निकलती थी कि आज 100 मारकर ही आना है, आज 100 मारो ने, आज 100 मारो ने. सो वो एटीट्यूड मेरे में था, और वही एटीट्यूड लेकर खेलती थी, और उसमें ये रन्स आते थे, और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब भी एक प्लेयर रन्स करता है टीम के लिए और टीम जीतती है. तो ये सेटिस्फैक्शन मिलना, जब ये रिजल्ट्स मिलते जाते, प्लेयर अपने आप एंजॉय करते जाता है.
फिर से एक बार एक वो डेब्यू माहौल में जाते हैं, क्योंकि जब आपको कॉल आया तब आप बड़ौदा से मुंबई आ रहे थे, राइट? और तभी वो कॉल आया और वो ऑब्वियसली वो मोमेंट में कुछ शायद समझ में नहीं आया होगा ये क्या हो गया मेरे साथ। मतलब ऑब्वियसली एवरीवन वेट्स फॉर द कॉल, लेकिन वो जब कॉल आता है तो स्पीचलेस हो जाता है। तो वो कॉल के बाद में सबसे पहला कॉल या सबसे पहला वो न्यूज आपने किसके साथ शेयर किया? ऑब्वियसली माय पेरेंट्स। ओके। मैंने पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, लाइक दे वर सो हैप्पी। और पापा तो मतलब ही वाज ओवर द मून बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत पुश किया है, क्योंकि मैं तो जस्ट खेलती थी, उतना मैं एनर्जी नहीं दे पाती थी। और शायद मैं बोलूंगी कि यू नो जो एक होता है ना पीछे मोटिवेशन होता है कि आज जाकर कुछ करना है, वो पीछे से मेरे पापा करते थे। बिकॉज उनका एक फोन कॉल और उनका एक वो बोलते थे ना कि रन्स करना ही है किसी भी हालत में, तो वो बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स का। तो उनको बहुत ज्यादा खुशी थी मेरे से ज्यादा, बिकॉज मुझे कुछ नहीं समझ रहा था कि मैंने क्या अचीव किया है, मुझे नहीं पता था। मुझे बस ऐसे लग रहा था कि हाँ आई हैव सिलेक्टेड, बट अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है जो मैंने सोचा है इंडिया के लिए खेलना। लेकिन ऐसे नहीं कि जस्ट इंडिया के लिए खेलना है, मुझे वहां पर रहना है 10 साल के लिए। सिर्फ इंडिया लोगो नहीं चाहिए था मुझे, आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर इंडिया, और बहुत ऐसा कुछ अचीव करना था इंडिया के लिए और चेंज करना था बहुत कुछ। तो वो एक दिमाग में था। सो या दे वर मोस्ट हैप्पीएस्ट पेरेंट्स दैट टाइम। सो सपोर्ट स्टार्टिंग से डैड की तरफ से रहा। ये जो अंदर जो एक फाइटर है पूनम राउत में, क्या वो मम्मी से आया था? यस, लाइक मम्मी तो ऑलवेज लाइक पहले तो शुरुआत में मम्मी थोड़ी रिलक्टेंट रहती थी, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलती थी, तो उसे थोड़ा सा ये होता था कि यार क्या क्रिकेट खेलना है। तब भी क्रिकेट इतना नहीं था विमेन का, कहीं पे भी लड़कियां खेलती नहीं थी। तो क्रिकेट का लाइक टीवी पर मैचेस भी नहीं आते थे, हार्डली कोई मैच आता था। और मैं सिर्फ खेलती थी क्योंकि मुझे पसंद था क्रिकेट। तो उसे भी कुछ आइडिया नहीं थी कि क्या करेंगे आगे क्रिकेट खेल के, और कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं प्रोफेशनली खेलने लग गई, मैं मुंबई के लिए खेलने लग गई, फिर इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गई, तब भी एक्चुअली इंटरेस्ट उसमें भी आने लग गया। एंड शी वॉज अ फाइटर, बिकॉज दोनों ने मिलके बहुत स्ट्रगल किया है। तो उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए, तो फाइटिंग एटीट्यूड तो उससे ही आता है। What is the best advice your mother gave you? मदर ने कभी मेरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा। दैट वाज लाइक दिस इज आई थिंक बेस्ट थिंग विच मदर कैन डू, बिकॉज जब आप खेलते हो तभी पूरी दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप रन्स करोगे, आप टीम को जिताओगे। बट द मदर इज द ओनली पर्सन हु नेवर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। और अगर आप 0 पे भी आउट हो जाते हो ना, तो वो उतना ही प्यार करेगी जितना वो पहले करती। So that is the best thing about her. In your early days of domestic cricket, were you also given training how to be strong, mentally, physically, everything? I was in that environment since childhood because I used to play in boys. So वो environment अलग ही होता है, वो challenges अलग होते हैं। boys के strength के साथ match up करना, उनके साथ fitness keep up करना, maintain करना, और उनके साथ आगे रहना हमेशा। So it was challenging, but I used to enjoy that. But उससे बाहर कैसे आना है, it's most important thing, because as a girl आपको हमेशा ऐसे लगता है कि आप कम पढ़ रहे हो, लेकिन consistent practice is most important thing. Consistent practice and daily practice and discipline is most important thing, which makes you mentally tough. Okay. I feel, yeah. And that's what I have done in my life. I've been very consistent in my practice, in my fitness training, because मुझे पता है अगर मैं ये चीज को थोड़ा ब्रेक दूंगी तो मुझे वापस 0 से स्टार्ट करना। राइट। सो उससे अच्छा आप रोज करो, सेम चीज जाके रोज करो और मेंटेन करो, वो सबसे इजीएस्ट थिंग है करना। और वहां से ही आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, आपको खुद के बारे में अच्छा लगने लगता है, कॉन्फिडेंट फील करते हो। और मैंने हमेशा क्रिकेट को प्रायोरिटी दिया है, चाहे कुछ भी हो।
मैंने हमेशा क्रिकेट को प्रायोरिटी दिया है, हमेशा क्रिकेट आगे ही रहा है। दिन में मेरे जो इम्पोर्टेंट काम में से क्रिकेट हमेशा रहता था, फिटनेस हमेशा रहता था, बाकी सब सेकंड आता था। सो दैट्स द थिंग कि यू नो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट मेंटली टफ। सो वो फर्स्ट मैच जब आप बैटिंग के लिए जा रहे थे, मतलब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेला है, वहां पे आपने परफॉर्म किया, लेकिन जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, और जब आप यू नो वो ग्लव्स, पैड्स, बैट, हेलमेट सबके साथ तैयार हो, और फिर सडनली एक मोमेंट आता है कि नाउ यू हैव टू वॉक फ्रॉम द पेविलियन टू द यू नो द पिच, फर्स्ट टाइम वॉक, कैन यू टेल you know about that match? I was feeling nervous, like my debut game was like मुझे एक तो एक चांस मिला था बहुत टाइम के बाद, वर्ल्ड कप में हम थे 2009 के, और मेरा डेब्यू था और वर्ल्ड कप था, तो मुझे बहुत बहुत टाइम के बाद एक चांस मिला था, और बहुत नर्वस फील कर रही थी मैं। तो डेब्यू पे मैं 0 पे चली गई, सो बहुत सैड फील कर रही थी उसके बाद, लेकिन कुछ सीनियर्स ने समझाया कि यू नो इट हैपेंस, डोंट वरी, यू विल कम बैक। और विकेट किसने लिया आपका? वो वेस्ट इंडीज की कोई एक बॉलर थी, okay. और उसने विकेट लिया था, लेकिन मेरे सारे डेब्यूज 0 पे हुए, क्योंकि हमेशा जो फॉर्मेट होता था, लाइक टेस्ट फॉर्मेट हो या अच्छा, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स आपका डेब्यू 0 पे हुआ है? यस, वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके बाद आई केम बैक हार्डर। मुझे मैं उस चीज से निकल गई बाहर, और मैंने फिर कमबैक बहुत अच्छे से किया है उसके बाद। कहते हैं ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। यस, बट हाउ, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग, मतलब वो एक काफी बड़ी बात होती है कि यू नो आप डेब्यू कर रहे हो, चाहे वो जो भी फॉर्मेट हो, भले वो T20 हो या टेस्ट हो या वनडे हो, जब आप पहला मैच खेलने जाते हो और आप 0 पे आउट होते हो, तो ड्रेसिंग रूम में आके क्या दिमाग में चलते रहता है कि क्यों ऐसे खेला, या क्या एग्जैक्टली चालू रहता है? एक्चुअली यू फील ब्लैंक। ओके, क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा हर्ट होता है कि यू नो हम एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, जो भरोसा था टीम का हमारे ऊपर वो नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग देता है। लेकिन yes, if you have good seniors around, good coaches around, they handle you very well, and और ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। I had so many seniors around me, तो मैं उससे बाहर निकल गई, और उसके बाद जब मैंने सीरीज खेला वापस, इंग्लैंड सीरीज, तो बहुत अच्छे से खेला था और कमबैक किया था अच्छे से। और यू नो जब आप एक मुश्किल दौर से निकल जाते हो ना, तो फिर आपको उसके आगे वो एक फेस चला जाता है, यू हैव टू फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। सो वही चीज मैंने की, एंड उससे बाहर निकली, और यू नो इट वाज इजियर फॉर मी। बाद में मुझे पता चला कि यू नो हाउ शुड आई प्रिपेयर, और वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने, और रिजल्ट्स अपने आप मिलते गए। सो वो 0 को जब आपने कन्वर्ट किया 100 में, वो फर्स्ट 100 कहाँ आया था, और वो फर्स्ट 100 आने के बाद में क्या फीलिंग थी ग्राउंड में और ड्रेसिंग रूम में? हाँ, तो ऑसम फीलिंग थी। मतलब आई थिंक मेरा फर्स्ट 100 टेस्ट मैच में आया था, बाद में वनडे में आया, अगेंस्ट टेस्ट मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ओके, एंड देन स्कोर्स तो अच्छे हो रहे थे, लाइक 70-80 आई वाज बट वो फर्स्ट 100 वो स्पेशल होता है ना? वाज इन माय टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच। और वनडे में फर्स्ट 100 मेरा क्वाड्रेंगुलर सीरीज में आया था, 2016 में आया। सो इट वाज स्पेशल, लाइक तभी वहां से आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है, और वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। राइट, वहां से आपको लगता है कि ना आप और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। तो मेरी प्रिपरेशन और ज्यादा तगड़ी होती गई अपने आप। फिर नेट सेशंस होते हैं, फिर स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होती है, वो कंटिन्यूस चहल पहल होती है कि आप कहीं जा नहीं सकते। 3 वनडे वर्ल्ड कप्स, 4 T20 वर्ल्ड कप्स, which was your best one, which you think that you know it was like wow for you? 2017 वर्ल्ड
2017. Yes. If I remember it rightly, probably that 47 runs against Pakistan, which in a crucial match, century against Australia, against England. क्या क्या हुआ था, क्या माहौल था, और जब आप रन्स बनाते हो ना तो एक अलग ऑ में होते हो कि भाई हम बना रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं. तो वो 2017 वर्ल्ड कप, इफ यू कैन जस्ट टॉक टू अस. Like we were underdogs in that World Cup, Okay. honestly, because nobody was expecting us to, get to that final. We will reach to that finals, and we were underdogs. But कहीं ना कहीं हमें बहुत भरोसा था, टीम में बहुत भरोसा था कि हम जीत सकते हैं, बिकॉज जो हमने सीरीज खेले थे 4 साल में, वी वर बीटिंग बिग टीम्स एंड एवरी प्लेयर वाज परफॉर्मिंग वेल, और बहुत अच्छा बैलेंस था टीम में, सीनियर्स जूनियर्स, और बहुत अच्छा बैलेंस था. तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता था कि एक्चुअल टीम इंडिया क्या कर रही है, बिकॉज इतना कवरेज नहीं मिल रहा था. सो उस वर्ल्ड कप में हम लोग अंडरडॉग्स थे, और हम जैसे जाते हैं वहां पर और अच्छा करने लगते हैं. पहला मैच जीत गए इंग्लैंड से, फिर वेस्ट इंडीज से जीत गए, फिर भी लोगों को पता नहीं था कि विमेन टीम इज विनिंग इन वर्ल्ड कप. लेकिन थर्ड मैच जब हमने पाकिस्तान के साथ जीता, तभी एक्चुअली थोड़ा सा आवाज होने लग गया कि यार विमेन्स टीम अच्छा कर रही है. मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे मुझे, जब मैंने, तो वो जो टीवी में आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखते थे जब आप छोटी बच्ची थी, वहां से प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, yes, और वो क्रूशल रन्स बनाना, हाउ वाज दैट? इट वाज ऑसम फीलिंग, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान फेस करना वर्ल्ड कप में, इट इज डिफरेंट फीलिंग, बिकॉज जो बड़े टीम्स थे उनका प्रेशर हमें इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान का जो प्रेशर था वो हम लोग को बहुत ज्यादा लगा. वो हर माहौल में होगा, मतलब वो मेंस क्रिकेट हो या विमेन्स क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो या और हमसे ज्यादा तो पब्लिक ज्यादा एक्साइटेड रहती है इंडिया पाकिस्तान के लिए. तो दैट टाइम जब राष्ट्रगान बजता है और वो प्रेशर यू फील ना, वो डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट लगता है तभी. और एक ही होता है कि अच्छा करना है बस, और कुछ नहीं. और तभी हमने अच्छा किया, जीते, और उसके बाद एक्चुअल पता चल गया कि विमेन्स टीम अच्छा कर रही है वर्ल्ड कप में. राइट. और वो लो स्कोर गेम था, लेकिन वी डिड वेल एज अ टीम. बट व्हेन यू वेंट आउट टू बैट इन दैट पर्टिकुलर मैच, क्या वो प्रेशर था तभी भी, या you just went out there and say that I'm going to give my best and I'm going to express myself? It was just another game for me. Okay. We were not taking any pressure, because जब प्रोफेशनल आप होते हो, आप इन सारी चीजों का नहीं सोचते हो. इट इज जस्ट अ गेम, जैसे हमारे बाकी सारे गेम्स है वैसे ही एक गेम, हम वैसे ही उसको ट्रीट करते हैं और वैसे ही समझते हैं. और हमने बहुत अच्छा खेला था उस वर्ल्ड कप में. हर एक मैच में कोई ना कोई एक स्टार आ रहा था ऊपर, हर एक कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था अलग अलग मैच में. तो दैट वाज अ बेस्ट पार्ट. ऐसा नहीं कि एक ही कर रहा है बंदा और टीम जा रहा है, ऐसा नहीं था. एवरी प्लेयर वाज कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी गेम. हर एक मैच में एक अलग अलग स्टार था. So that was the best part about that World Cup. But personally, Poonam Raut, what format you love the most? T20, one day, or test? All three formats. Why? I love all three formats. Being a cricketer, obviously कि आपको तीनों फॉर्मेट पसंद आएंगे, क्योंकि हर एक फॉर्मेट अलग है, अलग इंटेंसिटी है और अलग एनर्जी लगती है. So it's a very right point you're making, is because काफी youngsters, काफी आपके फैंस आपको सुन रहे हैं. आपका अप्रोच ये हर फॉर्मेट में क्या होता है? लाइक टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो तब आपका बैटिंग का अप्रोच क्या होता है? जब आप वनडे खेलते हो तब आपके बैटिंग का अप्रोच क्या होता है? और अगर आप T20 खेल रहे हो तब अप्रोच क्या होता है? See, approach is the same. अगर टेस्ट मैच हो या वनडे हो या T20 हो, अगर आपको पहला फुल टॉस मिलता है, हाफ वॉली मिलता है, you should go for it. You cannot stop your shots. So approach is the same in all three formats, and that's the main thing कि तीनों फॉर्मेट में, लेकिन हर एक का ड्यूरेशन अलग है. Okay. T20 takes more intensity in short term time,
And test match is like, it takes 4 days, 3 days. You have your time to settle down. Yes. You have time. But that is different. You have to concentrate for 3 Yes. days. And you have to be fit enough. You have to recover fast to play next day. It's a different challenge. And I think that is real test for a player. Okay. So test cricket, I feel I like all 3 formats, but टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट आई फील. ये तो चलो ग्राउंड की बातें हुई, लेकिन ड्रेसिंग रूम ने सबसे ज्यादा धमाल क्या होता था आफ्टर द मैच? हारे जीते डजंट मैटर बिकॉज यू हैव टू कीप द एनर्जी गोइंग, राइट? या कुछ नहीं, बस एक दूसरे का मजाक उड़ाना है और प्रेशर को रिलीज करना है, दैट्स इट. सबसे ज्यादा प्रैंक कौन करता था? सबसे ज्यादा प्रैंक टीम में काफी टाइम्स मिताली दी रहती थी, या फिर हरमनप्रीत कभी कभी. Okay. हमारा जो एज ग्रुप था थोड़ा, उसमें हम ज्यादा प्रैंक करते थे. Okay. तिरुष कामिनी थी, शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड टिल नाउ. बट हम लोग जो सब सेम एज के थे, हम काफी मजा करते थे और ट्राई करते थे कि माहौल लाइट हो. प्रेशर, क्योंकि हमेशा हम प्रेशर में रहते हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो वो सारी चीजें होती है. लेकिन उस चीज में भी हमें न्यूट्रल कैसे रहना आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंड्स ही क्रिएट करते हैं. राइट. यंगस्टर्स, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू यू एंड दे लुक अप टू यू एज एन इंस्पिरेशन. टुडेज क्रिकेट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, glamour angle काफी आ गया है. I mean, the good thing is that with glamour, there's a lot of money also has come in, in cricket. Now we see Women's Premier League also happening, WPL जिसको बोलते हैं. लेकिन वो WPL में आप हमको as a commentator दिखी, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, I need to be a part of the tournament rather being in the commentary box. Obviously, हर दिन लगता था. हर दिन मैं कमेंट्री करने ग्राउंड पे पहुंचती थी, मुझे हमेशा वो डिसअपॉइंटमेंट रहता था कि यार आई शुड बी ऑन दैट साइड, नॉट दिस साइड. बट यस, इट्स अ डेस्टिनी. जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है वो आपको करना चाहिए. एंड इट वाज बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एज अ कमेंटेटर इज कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी, एज अ प्लेयर इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट. बट यस, कमेंट्री आई फेल्ड इट वाज रियली इजी, बिकॉज बोलना बहुत इजी होता है करने से ज्यादा. सो खेलना हमेशा हम एंजॉय करते हैं एज अ प्लेयर, rather than commentating on other players and observing is very easy. But जब आप खेलते हो विकेट पे जाके, वो जब एक्सपीरियंस करते हो, फर्स्ट बॉल जब ये आता है 120 130 के स्पीड पे, वो एक प्लेयर ही अच्छा जानता है. So I was disappointed at that time, but at the same time, you have to enjoy whatever is in your hands, and you have to make the most of it. Absolutely. What is the fastest delivery you would have ever faced in your career? Fastest at international, I think 125 130. Who was the bowler? That time, in very past time, it was like I was 17-year-old and I was playing India A. And there was मिलिकिंस एक करके बॉलर थी न्यूजीलैंड में, बहुत तेज थी वो. आई मीन लैंड होने के बाद बॉल दिखता नहीं था, और जो बॉल मुझे लगी थी ना, वो 7-8 दिन कलर पूरा मेरे पैर पे था. सो शी वाज वेरी फास्ट, वेरी क्विक. बट आफ्टर दैट शबनम इस्माइल वाज वेरी क्विक फॉर मी. बट एज आई सेड, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो यू कैन टैकल दैट thing very easily. So I prepared for that. I was like, I play in boys, I face boys every day at 120 125 speed, so it made me feel comfortable against her. But सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मजा किस बॉलर को खेलने में आता था? जो फास्ट है उसको मजा आता है खेलने में. But any particular name in your mind that you would still love to play? I always enjoyed facing South African attack. Okay. More than Australians, I faced, like, South African was toughest in the world. I felt. Why so? Because they have different quality bowlers. One is very fast, one is
like very accurate, consistent. Can you name some of them? There is Marizon Cap, Shabnim Ismail, and one more is there from Australia. Perry was there. Many bowlers were there. Like in England, there is Shrubsole was in swinger. She was very accurate and sharp swing she used to do. Catherine Brunt was fast. Oh. So they were good bowlers, and I enjoyed a lot against playing them. Especially England wickets were more challenging, I thought. Because of the weather. And, off the wicket you get help, and weather is different. कभी धूप आता है, कभी बारिश आता है, तो suddenly you have to change your game. Yeah. And Australia, I felt very easy track to play. Right. It was bouncy, but it's very easy to play in Australia because all batting tracks you get. But then similarly, if you are talking about pitches in England or Australia, we've also heard that pitches can be something that we saw in this men's T20 World Cup. When the matches happened in West Indies also. Are these abroad countries and playing in those conditions more challenging, or playing in our country is more challenging? It depends in which country you're playing, because India is also challenging because ball turns a lot. Yeah, helps the It's spinners. favorable for spinner, right? So spinners के लिए favorable है, तो of course you have to have a good footwork and good judgment of spin bowling. Right. And good footwork, good stepping out, you should have that technique, and it's tough to play in India also. And उसके बाद मुझे इंग्लैंड टफ लगता है बिकॉज फास्ट बॉलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है खेलने के लिए. So these are two conditions I have enjoyed a lot because there were challenges playing in those conditions. And India is also similarly very different tracks you get. So ऐसे मतलब टिपिकल अगर बम्बई या लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो कभी ऐसे ऑन फील्ड राड़ा हुआ ऐसे कि मतलब बॉलर ने कुछ बोल दिया हो और पूनम राउत ने उल्टा जवाब दे दिया हो कि बॉस गो एंड बोल वाला, वो वाला माहौल कभी आया? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, और ऐसा हुआ भी रहेगा तो मैंने सुना नहीं होगा, क्योंकि यस इंग्लैंड प्लेयर्स करते थे, बहुत स्लेजिंग करते थे, लेकिन समझ में नहीं आती थी उनकी इंग्लिश. फास्ट बोलते थे, इतने फास्ट बोलते थे और दूर से बोलते थे तो और भी समझ में नहीं आ रही थी. तो अच्छा लगता था कि अच्छा है भाई, नहीं समझ रहा है, इग्नोर करते थे और बस. लेकिन इंग्लैंड वालों ने बहुत स्लेजिंग करी है इंग्लैंड में. तो तभी आपका जवाब सिर्फ बैट से होता था? yes, या बैट से ही होता था, बैट से ही होता था, बिकॉज इट्स नो पॉइंट उनके साथ स्लेजिंग में लग जाना. इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर गेम, ऑन यू स्पेशली, बिकॉज वो ट्रिक्स होती है आपको आउट निकालने की. वो चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आपको उस सिचुएशन में भी काम रहना है और अपने बारे में सोचना है कि आप क्या कर सकते हो अच्छे से. सो दैट इज ऑल्सो द ट्रिक. बॉलर को निकालना है विकेट तो वो कैसे भी करके निकाल सकता है. बट बीइंग ऑन द अदर साइड, जब आप फील्डिंग में आते थे तो तभी आप ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशंस होता था कि यार अभी इसका फोकस डिस्ट्रैक्ट करना है, चलो इसको थोड़ा सा हम भी स्लेजिंग करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऑनेस्टली मैंने कभी स्लेजिंग नहीं करी है, और आई डोंट नो, मुझ में वो है नहीं, शायद मेरे से नहीं होती स्लेजिंग. और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मैं जितना मेरे गेम से दिखाऊं उतना अच्छा है. और मैं हमेशा इस पे बिलीव करती हूँ कि जितना आपके पास है उससे आप दिखाओ करके. बस बैट से मुंह बंद करो, बॉल से विकेट निकालो, बस उससे जवाब मिल जाता है. जितना मैं आपको सुन रहा हूँ ना, और आपके रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर सर थे, तो सचिन सर भी यही करते थे कि एग्जैक्टली चाहे वो फिर ग्लेन मैग्रा हो सामने, या फिर कोटनी वॉल्श या कर्टली एम्ब्रोज या कोई भी तेज गेंदबाज हो, आपने स्लेज किया है. what culture I am coming, like I played for Mumbai Cricket Association, like खड़ूस attitude, खड़ूस क्रिकेट. हाँ, खड़ूस क्रिकेट बोला जाता है. तो मैं उस कल्चर से आई हूँ, तो शायद वो भी एक एटीट्यूड मेरे में बचपन से आया है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर गेम,
don't focus on sledging and chit chatting. Just हमको play. हमारे रन बनाने हैं, आपको जो बकवास करनी है करा लो. Yes, right. So that's what I have done so many years, and I have never done sledging. अगर कोई कर भी रहा होगा ना तो मैं रोकती नहीं हूँ, या फिर करने भी देती हूँ, लेकिन कभी कभी रोक भी देती हूँ कि यार नहीं होना चाहिए. अच्छा. जस्ट फोकस ऑन योर गेम एंड जस्ट आप जवाब अपने बैट से दो और बॉल से दो बस, और फील्डिंग में दो. दैट्स द ओनली एग्रेशन वी कैन गिव इट बैक, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट अभी क्या स्केड्यूल है, मतलब हाउ मेनी आवर्स यू आर प्रैक्टिसिंग, मॉर्निंग सेशंस, इवनिंग सेशंस, everything that is happening today? I'm preparing for myself, as in I'm going to come back in the Indian side. That is what fans want to hear right now. When is Poonam Raut making a comeback? Yes. When? So, I don't take anything granted. I just keep keep things going, as in, whichever is in my hands, my practice, my training, maintain my fitness at the same time, and just focus on the skill part. And just keep on going every day, consistently practice. That's the key, and that's what I'm doing. And I prepared myself, as in I'm going to come back in the side. क्या लगता है आपको, 4 टेस्ट मैचेस, 2299 runs in one day cricket, around 35 matches in T20 cricket, still वो कॉल अभी क्यों नहीं आ रहा है? I had disappointments because I was expecting a chance, ODI and in Test cricket. I was expecting a chance, but somehow I don't know what happened. There was no call in between, no communication from selectors, and it felt bad, when you are not getting acknowledgement when you are doing so well, and you have done well in the past, and it feels. But now you're doing good in domestic cricket. What is your probably this is where you can, it's an open platform, and that is where we say bald meets bold. So what that bold statement you would love to give through this podcast, that how much are you ready and when you want to come back? I have done very good in the past. Like in this 2 season, I am scoring very heavily, and every time when every time I'm going in the field, I always look for a opportunity. मैं हमेशा देखती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करनी है, और वही मैंने किया है. और मैं कोई भी एक आध अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ना चाहती कि जिधर मुझे मौका मिल रहा है बोलने का किसी को, वो मुझे देना ही नहीं है. लेकिन इन सबका जो रिजल्ट की बात करते हैं हम कि मुझे अच्छा करना है, लेकिन उसके लिए जो मैं प्रोसेस में जा रही हूँ, जिस प्रोसेस से मैं गुजर रही हूँ, या फिर जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, मेरा ट्रेनिंग हो या फिर मेरा प्रैक्टिस हो, वो हमेशा मैंने कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करी है, और मैं वो करती रहूँगी जब तक जो मेरा मोटिव है, जो मेरा गोल है, वो जब तक फुलफिल नहीं होता. बिकॉज आई बिलीव कि कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. आपके हाथ में जो है आपको करते रहना चाहिए, और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड यू नेवर नो, कभी भी अपॉर्चुनिटी डोर पे आ सकता है. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑलरेडी. सो दैट इज अ बोल्ड I want to tell my fans, because they've been asking me कि why you're not playing in WPL, why you're not in Indian side, कि आप इतना रन्स कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको क्यों नहीं ले रहे. That's not my part. It's a selector's call. But मुझे ऐसे लगता है कि कोई ना कोई तो आगे आएगा और सपोर्ट करेगा. It takes time, and मेरा टाइम भी आएगा. मुझे अपना टाइम आएगा. Yes. So you should never give up, and that's what I believe. And I've been doing my job each and every day, and hoping for best days ahead. So I think fans have got their own answer. Poonam Raut is going to come back, and going to come back in a big way. But I mean, that's the positive side of you. That's the positivity we've seen even from you in the past, even today. That कि वो हारना नहीं है. अगर आप खुद ही समझ लो कि हम हार गए हैं, तो शायद हम फिर से वो
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन में जब भी कोई खिलाड़ी आता है या कोई भी आता है कि अगर हम डिफीट एक्सेप्ट कर ले, यानी हम वो अनाउंस खुद से ही कर देते हैं कि हाँ ये हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, खत्म हो गया अभी। इवन दो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप टीम में क्यों नहीं हो, तो मेरे पास कुछ आंसर नहीं होता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड, बट मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आई एम डूइंग माय जॉब, आई एम स्कोरिंग हेवीली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, स्टिल आई एम नॉट देयर, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, आई एम डूइंग माय बेस्ट, बट इट्स नॉट माय प्रॉब्लम इफ आई एम नॉट देयर। इट्स लाइक जो सिलेक्ट करते हैं वो उनका लुकआउट है, राइट? सो आई एम डूइंग माय बेस्ट, मुझे जो करना है वो मैं करती रहती। तो एक ने ऐसे भी पूछा था कि मतलब क्या है ये सब करने का फिर? आई वाज लाइक मतलब क्या है? मुझे इससे अच्छा लगता है, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, मैं डेली मेरा प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे इससे सुकून मिलता है कि मैंने आज कुछ किया और आई एम डूइंग माई प्रोसेस राइट एवरी डे, आई एम इम्प्रूविंग ईच एंड एवरी डे। सो मुझे इससे सुकून मिलता है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर मैं इससे आउटकम ही सोचूंगी कि उससे मुझे क्या मिलने वाला है, रिजल्ट के बारे में सोचूंगी, तो शायद मैं गिव अप कर दूंगी फिर। सो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट? रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट। आप जो कर रहे हो आज के दिन में वो ज्यादा मैटर करता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड एट द सेम टाइम आई एम हेल्पिंग यंगस्टर्स, आई एम हेल्पिंग यंग गर्ल्स इन माय एकेडमी। जो भी टाइम थोड़ा बचा हुआ रहता है मैं उनके लिए डेडिकेट करती हूँ, ताकि वो भी सीखे, वो भी आगे बढ़े हमारे साथ। और इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? सो ये सारी चीजें है कि बहुत मैटर करती है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते रहो, आपका टाइम जब आएगा आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। सो अदर देन प्लेइंग क्रिकेट, जैसे आपने कहा कि आज आप यंगस्टर्स को, यंग गर्ल्स को जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आप उनको मेंटोर कर रहे हो, आप उनको कोचिंग दे रहे हो, यू वांट टू प्ले नाउ, यू हैवंट गिवन अप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन बाय द लुक्स ऑफ इट वो दिख रहा है कि सिर्फ वो एक कॉल आना बाकी है, और वो कॉल आने के बाद में यू विल बी बैक टू दैट लाइफ ऑफ 22 yards एंड यू वांट टू गेट बैक ओवर देयर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट डू यू सी in today's young girls who are wanting to play cricket? Because we've seen from a lot of the young generation, the grass is greener on the other side, जैसे कहते हैं कि वो ग्लैमर दिखता है, वो एंटरटेनमेंट दिखता है, वो एक माहौल दिखता है, लेकिन जब वो ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, एंड आई थिंक sometime back when we were talking offline, you told me that I would love to train at a grassroots level, because वहां पे एक्चुअल प्लेयर्स बनते हैं, राइट? तो वो एस्पेक्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सी, अभी जब से मैं इंटरेक्ट करने लग गई हूँ छोटे बच्चे या फिर लड़कियां जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स है, लाइक कई लड़कियां कमिटेड है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन कई लड़कियां जो है ग्लैमर है, फेम है, उसको देखकर कई लड़कियां खेल रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसमें कितना टैलेंट है और कितना आगे जा सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि आजकल की जनरेशन है ना, इंडिया में स्पेशली, सबको क्रिकेटर बनना है। सब चाहते हैं कि मुझे इंडिया खेलना है, लेकिन दूसरी साइड नहीं जानते कि उसकी कितनी मेहनत है और हमें कितना डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, कितना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टाइम कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें उनको सिखानी पड़ती है, बिकॉज उनको सब चीजें इजी लगती है कि हमें बस खेलना है और कोई भी जाके इंडिया खेल सकता है, राइट? ऐसे सबको लगता है, लेकिन एक्चुअली जो डे इन डे आउट जो प्रैक्टिस रहती है उसमें ही अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये अभी रियलाइजेशन आना बाकी है, स्पेशली इन विमेन क्रिकेट, राइट? बिकॉज दे सी ग्लैमर, सोशल मीडिया इतना वायरल हो रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है और उसे देखकर लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा लगता है नहीं ये बहुत हार्ड है, अभी नहीं होगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको खेलना है तो आपको पूरा डेडिकेशन से खेलना है, पूरा कमिटेड रहना है स्पोर्ट्स के लिए, राइट? और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा यंगस्टर्स को बोलती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम। बाकी सब कुछ मिलेगा आपको, आपको टाइम वापस नहीं मिलने वाला है।
बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार चला गया गया. बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये चीज अर्ली एज में सीखा कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है. व्हेन आई वाज 16-17 दैट टाइम मैंने ये चीजें सीखी कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे ये यूज करना है टाइम. एंड इसीलिए शायद मैं बहुत जल्दी इंडिया खेल गई जब मैं 20 साल की थी. तो यही एक बच्चों में मुझे ये चेंज लाना है कि टाइम वेस्ट मत करो. बिकॉज अभी के इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस है. सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है, खतरनाक है वो. कि आप रियलाइज नहीं करते हो, आप रील तो स्क्रॉल कर ही रहे हो तो 1 घंटा कैसे जाता है खुद मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी. इसलिए मैं सोशल मीडिया से ऑफ थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने आप पे फोकस ज्यादा करूं. क्योंकि रील जैसे आप देखते हो, आपके अलग अलग इमोशंस ट्रिगर होते जाते हैं, आपका फोकस हट जाता है, आप उस रील्स के इमोशंस में घुस जाते हो और टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग विद यंगस्टर्स. और ये चीजें अगर ये जल्दी सीख जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा. और मैं वही बताने की कोशिश करती हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज दिस टाइम वाइजली, ताकि इससे आपको जो भी सक्सेस आपको पाना है ना, वो शायद आपको जो मिलना है वो 5 साल पहले ही मिल जाएगा. So that's the whole idea. And हमेशा like I enjoy giving like mentorship and all. I'm enjoying my work. But other than, I mean, obviously cricket being your core focus, we've also heard कि painting और reading books इसमें काफी interest है आपको. हाँ, मतलब I read books a lot. And painting? Painting stop हो गया, मतलब. क्यों? What do you paint? I used to paint like sketches. Okay. निकालना, और I used to enjoy, but क्या वो sketches भी cricket related होते हैं या कुछ और? हाँ, cricket related. धोनी का निकाला था मैंने. Okay. और बहुत क्रिकेटर्स के निकाले थे, लेकिन क्रिकेट का लोड जब बढ़ने लग गया ना तब नहीं होता था. वो फोकस नहीं कर सकते. एक बार आप थक गए मेंटली फिजिकली तो वो फोकस हट जाता था. तो वो वहां पर ही बंद हो गया जब एक इंटेंस क्रिकेट स्टार्ट हो गया, थोड़ा बड़े होते गए और फिर वो छूट गया. एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट रीडिंग बुक्स, क्या टाइप की रीडिंग आपको अच्छी लगती थी? स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिससे यू कैन ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग. स्पिरिचुअल बुक्स आई लव इट. Okay. Read about mind, how mind works, how brain works. I like to read such kind books rather than story books. थोड़ा मैं दूर ही रखती हूँ. मुझे Any books you want to name which you have read, of course? 10x rule, I think it changed my whole mindset. One of the best book I have read. It was very big book but बहुत इंटरेस्टिंग था और मैंने कंप्लीट किया, लेकिन बहुत अच्छा था. मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया वहां से. उसी में ही कहा था कि यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर स्पोर्ट. लाइक जो भी आप चीज कर रहे हो यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट. तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा. अगर कुछ चीज आपको अचीव करनी है यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट. और वो बुक से मैंने सीखी है, और तब से मेरा माइंडसेट लाइक लास्ट 6 years से मेरा चेंज हो गया. आर यू स्पिरिचुअल? यस, वेरी मच. एंड आई लव टू बी स्पिरिचुअल बिकॉज I practice daily meditation, and that brought me like massive change in me. What I was as a person 10 years back, and what I am now, it's very different. Because I was very aggressive. I used to get angry a lot. झट से चिढ़ जाना. हाँ, वही गुस्सा बॉलर्स पे निकलता था. Yes. बॉलर्स पे भी और बाहर भी निकलता था. तो लेकिन अभी वो सब कम हो गया है. इवन दो मैंने स्टार्ट किया, इसका रीजन ये है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल जब मैं खेलने गई मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता था बॉल पे फोकस करना, क्योंकि वहाँ का प्रेशर अलग होता है और यू गेट बेस्ट बॉलर्स अगेंस्ट यू. राइट. यू फाइंड गुड बॉलर्स, बेस्ट बॉलर्स अगेंस्ट यू, और उनको खेलना, फोकस करना आई फाउंड लिटिल डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग. एंड देन आई स्टार्टेड मेडिटेशन. बट वहां से मेरा फोकस और बहुत बढ़ गया, और मेनली जो एंगर था, कामनेस आ गया अंदर. सो ये सारी चीजें अपने आप आती गई. और मैं यंगस्टर्स को भी एडवाइस करती हूँ कि यू ऑलवेज फॉलो मेडिटेशन. दोज हु आर ऑलरेडी प्लेइंग A division क्रिकेट, एंड
थोड़ा अच्छा लेवल पे खेल रहे हैं, उनको हमेशा बोलती हूँ यू ट्राई मेडिटेशन एंड सी, अगर कुछ चेंज लगा तो इट विल हेल्प यू. इट्स नॉट अबाउट आज मेडिटेशन किया तो मुझे कल अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ डेली प्रैक्टिस, और इट्स जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. वो कैसे फील होता है, क्या होता है, वो हम नहीं बता सकते. इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है, वन ऑफ वेरी सीनियर कोचेस दैट आई वाज टॉकिंग टू, ही हैड टोल्ड दैट अ लॉट ऑफ योगा, अगर आप योगा रोज करते हो तो आपकी काफी सारी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज योगा आपसे वो करके लेता है. Yes, योगा हेल्प्स यू टू गेट फ्लेक्सिबल, और बहुत हेल्प होता है उससे फोकस लेवल, मेन थिंग तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है जब आप ब्रीथ पे फोकस करते हो अपने. एनीथिंग लाइक मेडिटेशन में भी आप सेम करते हो, और योगा में भी आप जब स्ट्रेचिंग करते हो आप खुद पर ही फोकस करते हो, तो उससे बहुत चेंज आता है, और इट इज रियली हेल्पफुल. और जब मैंने योगा स्टार्ट किया ना, एक्चुअली तब से मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए, and it's been like almost 12 years now, and I started in early age at 21 22 I was, and I started doing meditation and everything, so it helped me a lot and it changed me as a person. We've seen different sides of Poonam Rao today, be it a cricketer, be it a spiritual journey जैसा आप बात कर रही थी, but there is another thing that I want to ask you is basically that music is a very close part of every human being. चाहे वो और म्यूजिक ऐसी चीज है ना कि कोई भी प्रोफेशन के आप हो, या क्रिकेटर हो, या आईटी सेक्टर में हो, या कोई भी प्रोफेशन में हो, म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि हर एक का एक अपना चॉइस है, कि हर एक जन म्यूजिक का एक अपना लाइक्स डिसलाइक्स रखता है, और रखना भी चाहिए. तो what is Poonam's best music that she loves to listen? I mean, which kind of a music you like more, that is there with you every time, be it you're happy, be it you're sad, be it you're thinking, be it you're focusing about your next game? What is the kind of music that you always love to hear? Individual choice, because मुझे ऐसा कोई particular music वही पसंद है ऐसा नहीं है. Like जनरली आप क्या सुनना पसंद करते हैं? अगर मैं जिम में जाती हूँ तो वहां पर थोड़ा एनर्जेटिक सॉन्ग चाहिए. वहां पर सैड सॉन्ग नहीं होने चाहिए. सिंपल. जब यू फील सैड फील होता है तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, जब हैप्पी फील होता है तब हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं. व्हेन यू फील लव्ड, और यू आर फीलिंग लाइक यू अचीव्ड समथिंग, तो तभी वैसे अलग सॉन्ग सुनने का मन करता है. सो ये सारी मुझे हर तरीके का म्यूजिक पसंद है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन माय इमोशनल पार्ट, वैसे मैं सुनती हूँ. अब एक साइड ये भी है कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट यू डू अ कमबैक वेरी सून, एंड आई थिंक दैट इज अ रेगुलर प्रोसेस दैट यू आर डूइंग व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. It's, as I said, it's an open medium. What would you like to tell the whole world today, including your fans, including those selectors, including everybody who is hearing you at this moment? What is the one thing that you're manifesting day and night? I'm doing daily practice just to make a comeback, and I'm taking it as a positive this way. Ki I'm going to come back for Indian side or any team, and that's how I'm preparing myself. And मैं किधर भी ऐसे कम नहीं पड़ रही हूँ, या फिर मैं मेरी मेहनत कम नहीं कर रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं डेली वही एफर्ट देती हूँ जैसे कि मुझे कम बैक करना है, या फिर मैं जो भी मैचेस खेलूंगी आने वाले टाइम में मुझे 100% देना है. और जो मैं करते आई हूँ, जो मैंने पीछे रन्स करे हैं उसको कंटिन्यू करना मेरा काम है, और वो मैं करते रहूँगी. और जैसे फैंस लोग बहुत पूछते हैं कि आप कब आओगे टीम इंडिया में, कब WPL में खेलोगे, तो इट्स एक्चुअली this is actually process. I'm doing it. I'm in that process, and that's what I'm doing it. And जब मेरा टाइम आएगा तब मुझे सब मिल जाएगा. That's what I believe. और
यही सोचकर मैं रोज सुबह उठती हूँ और जो मेरा प्रोसेस है वो फॉलो करती हूँ, अपना ट्रेनिंग हो या फिर अपना फिटनेस प्रैक्टिस, ये डेली मेरा चलते रहता है। और शायद इसी का फल कहीं ना कहीं होगा और कोई ना कोई तो सुनेगा इस चीज को कि आई एम गोइंग टू मेक अ कमबैक। So the message is very loud and clear. Poonam Raut is going to come back and going to come back very soon. Poonam, a lot of youngsters, be it kids, be it men cricketers who follow you, be it women cricketers, of course the aspiring cricketers, the next lot, the next generation. What is your one message to them that, you know, you have grown up with certain values, you have grown up with honesty, you've grown up with a lot of the right guidance that you've got in your life. And I think right from your father to Gaitonde sir to a lot of coaches, a lot of different kinds of professionals who you've met through your domestic cricket or your international cricket, you've always been doing good because you got good advices, and that is what we want you to pass on, that good advice कि वो एक advice आपके तरफ से इस next generation के लिए क्या होगा? मुझे हमेशा मेरे फादर ने एडवाइस किया है कि जो भी फील्ड आप चूज करते हो ना, आप उसमें 100% दो। और यही मैं यंगस्टर्स को बोलूंगी कि कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो ना, आप 100% देने की कोशिश करो। उसमें कोई डाउट नहीं चाहिए वहां पर कि ये होगा नहीं तो मैं ये करूंगी, ये नहीं होगा तो मैं वो करूंगी। ये डाउट कभी भी माइंड में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए कि ये आप में ये टैलेंट है कि नहीं, और आप ये किस हद तक कर सकते हो, किस हद तक अचीव कर सकते हो, वो आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पर। और अगर आपने कोई फील्ड चूज करी है तो उसमें 100% कमिटेड होना बहुत जरूरी है। राइट, कमिटेड होना, डिसिप्लिन होना, और मैं चाहती हूँ कि गट्स भी होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्किंग हार्ड, यू शुड हैव दोज गट्स करके दिखाना। जो भी आपको हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे, आपकी फैमिली हो, आपके कोचेस हो, टीचर्स हो, वो आपके लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको करके दिखाना, यू नीड गट्स। सो वो भी होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट कि बहुत सारे यंगस्टर्स देखती हूँ कि उनमें डाउट्स बहुत होते हैं, ये होगा तो मैं वो, ये नहीं होगा तो मैं वो करूंगी, ये नहीं तो वो, तो बहुत प्लान ए बी चलते रहता है। दे आर नॉट फर्म ऑन वन थिंग कि मुझे ये करना है तो मैं करना है। वेरी फ्यू हैव सीन पीपल कि वो बहुत कमिटेड रहते हैं, उनको करना है तो करना ही है, बस ये एटीट्यूड रहता है। और ये सबने रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो या फिर क्रिकेट हो या फिर कोई अदर स्पोर्ट हो। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, तो ही आपको जाना है उस फील्ड में, और जाना है तो फुली कमिटेड होकर ही जाना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डोंट वेस्ट योर टाइम। It's very, very important. I think that's 2-3 things very nicely said, that be honest. You should have the guts and self-belief. Yes. और टाइम वेस्ट नहीं करना, ये एक्चुअली बहुत ही राइट एडवाइस है, बिकॉज जैसे हमने बात किया कि टाइम किस किस पे वेस्ट हो सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच। ये पॉडकास्ट आपके साथ जब हम करने की सोच भी रहे थे, वी न्यू दैट we are going to get amazing stories from me, and that's what we got. We saw the different sides of Poonam Raut today, be it when Poonam Raut was as a kid to a small Maidan to Wankhede, the journey to international cricket, to playing on international grounds as well. I think we all wish and we all hope that you will make a comeback very soon. For all of us, एंड ये फैंस की तरफ से भी मैं बोलूंगा कि आप कहीं नहीं गए हो। आप आज भी उतने ही लव्ड हो, उतने ही आपको आपके फैंस रिस्पेक्ट करते हैं, और हम हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर। सो वो क्रिकेटर आपके ना अंदर से जाएगा, ना हम आपको निकालने देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड शेयरिंग योर आइडियाज एंड योर थॉट्स एंड एक्सप्रेसिंग at Ball Meets Bold. Thank you so much for being on the show. Thank you, Deepesh, for having me here.
And I'm really thank you to all the fans because they have been really following me and supporting me and wishing best for me. It's a good thing, and that gives me actually extra motivation to push harder every day. So thank you Superb. so much. And a special thank to ZBAT Clinic for giving us this amazing, place and venue and the perfect atmosphere where we could shoot our podcast, Bald Meets Bold. Thank you.